इंदौर कलेक्टोरेट में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। समस्याओं के त्वरित निराकरण होने से फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा रही है। यह सब संभव हो पाया है तो इंदौर कलेक्टर अलैया राजा टी के कुशल कार्यशैली के बदौलत। फरियादियों की जिस समस्याओं का समाधान सालों से नहीं हुआ, उसका समाधान भी अब होने लगा है। आज फिर इंदौर कलेक्टर ने जनसुनवाई में बैठकर पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उनको तीव्र निराकरण किया। तुलसी नगर की समस्या को लेकर विधायक महेंद्र हाडिया आज कलेक्टर जनसुनवाई पहुंचे। कलेक्टर अलैया राजा टी से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक महेंद्र हाडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इंदौर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश दिए हैं, किंतु तुलसी नगर कॉलोनी में सीलिंग की समस्या के चलते पहले यह वैध कॉलोनी थी, बाद में उसे अवैध घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई कॉलोनियों को नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन तुलसी नगर का कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया। इसे ही लेकर आज कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मेरे सामने दिशा निर्देश दिए। हमारी समस्या का समाधान शीघ्र होने वाला है। इस कॉलोनी में 2000 से अधिक प्लॉट धारक हैं, जिनकी समस्या का समाधान शीघ्र निकलेगा। दादा, आज आप मिलने आए थे कलेक्टर साहब से। देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा करी थी। उसमें इंदौर में कई कॉलोनियों की एनओसी आ गई, कई के लेआउट प्लान बन गए। तुलसी नगर का मसला काफ़ी पुराना है। ये कॉलोनी पहले वैध थी, बाद में अवैध घोषित हुई। अब इसमें नया कुछ सीलिंग का बता रहे नगर निगम वाले। उस संबंध में जिलाधीश जी से मिलने आया था, तो उन्हें उचित आश्वासन दिया है। संबंधित अधिकारी को बुला के उन्होंने बोला कि इसका प्रकरण का शीघ्र निपटारा करके नगर निगम को लिखित में अपन सूची भेजे कि कितने खसरे इसमें उसमें हैं, नजूल में है, कितने बगीचे में, कितने सीलिंग में है। तो 1-2 दिन में, 2, 4, 5, 6 दिन में वो सारी जानकारी नगर निगम को भेज देंगे, तो इसका भी लेआउट बन जाएगा तुलसी नगर का, और ये वैध होने की प्रक्रिया में चालू हो जाएगी। तो कितने प्लाट हो गए हैं तुलसी नगर? लगभग 2000 लोग वहाँ पे इस निर्णय से प्रभावित हैं। अगर ये सब हो जाता, 2000 लोगों को प्लाट में जो उनको दिक्कत आ रही है वो दूर होगी। ऐसी कई कॉलोनियाँ और भी हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, लड़ाई में रोना पूरे इंदौर के अंदर इसकी। वही जनसुनवाई में दूसरा मामला फिश पॉइंट 3 कॉलोनी का आया है। खंडवा रोड स्थित लिम्बोदी में मौजूद फिश पॉइंट 3 कॉलोनी के मालिक का विजेंद्र सिंह छाबड़ा की शिकायत लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। पीड़ित प्रदीप ममतानी ने बताया कि हमने 2019-20 में प्लॉट खरीदा था, किंतु कॉलोनाइजर जानबूझकर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, हमें बिल्डिंग परमिशन नहीं लाकर दे रहा। इसके चलते आज दिनांक तक हमारे कोई भी मकान दुकान निर्माण नहीं हो पाए। कॉलोनाइजर के पास बार बार जाने के बाद भी कॉलोनाइजर झूठा आश्वासन देकर भगा देता है। कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत लेकर आज कलेक्टोरेट आए हैं। कलेक्टर ने उनके खिलाफ जांच के आदेश देकर FIR दर्ज करने की बात कही है। 20.3 में विजेंद्र सिंह छाबड़ा से प्लाट खरीदा है। मैंने 2020 में खरीदा है और इन्होंने 2019 का लिए हुए हैं। और भी हमारे साथ करीब 70 से 80 लोग हैं। अभी तक उसके अंदर पूरी 200 से ऊपर रजिस्टर हो चुकी है। डेवलपमेंट पूरा नहीं किया गया है और नहीं वो करने वाला कर रहा है। वो बस वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, खुदाई करवा के बेड़ी आता है 2-2, 3-3, 4 ये खंडवा रोड लिम्बोदी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और लिख के दिया है उनके नाम पे FIR के लिए। कौन सी कॉलोनी है? 20.3। आपकी समस्या क्या थी? क्या समस्या? समस्या ये है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमें मकान बनाने हैं, लोगों के लोन लिए हुए हैं उस कॉलोनी के ऊपर, और ये जब भी जाओ बोले बस 1 महीने में आ जाएगी, अगले महीने में आ जाएगी। इस बात को होते हुए आज 2 साल हो गए। फिर वो बोले कोविड का एक्सटेंशन मिला है हम लोगों को, लेकिन कोविड का एक्सटेंशन 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कॉलोनाइजर को नहीं दिया गया है। इन्होंने बोला 1 साल, चलो ठीक है, वो भी हम लोग मार देते। उसके बाद भी आज 2023 का कौन सा महीना हो गया, ये महीना भी ख़त्म होने को आ गया। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उनके ऊपर FIR डालने का आदेश दिया है। नगर निगम से उनका नंबर दिया है, बोले उनसे आप जाके। कौन है मालिक? कौन है कॉलोनी के? विजेंद्र सिंह छाबड़ा। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह छाबड़ा। वही जनसुनवाई में एक पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जनसुनवाई में पहुंचा। शिकायतकर्ता पति डॉक्टर पंकज वर्मा अविरल क्लिनिक के मालिक ने बताया कि उनकी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते गत कई सालों से वह उनके साथ नहीं रह रही है, लेकिन आए दिन पंकज के माता पिता के साथ मारपीट करती है और उनके क्लिनिक पर आकर झगड़ा करती है। पीड़ित पंकज ने बताया कि अपने पुलिस मामा के दबाव प्रभाव में मुझे कई बार थाने में पिटवा दिया गया। पीड़ित ने उसकी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जनसुनवाई पहुंचा।
मामले में कलेक्टर ने उन्हें आगे की राह दिखाकर कोर्ट जाने की सलाह दी है। हाँ, मैं डॉक्टर पंकज अविरल हॉस्पिटल का संचालक हूँ। मेरी पत्नी से मेरा 2 साल से विवाद चल रहा है। आए दिन वो आकर हॉस्पिटल के अंदर हंगामा करती है और प्रताड़ित करती है। हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चालू नहीं रखने देती है। परसों उसके जो मामा जो पुलिस में हैं एसआई, उनके प्रभाव से वो आके उन्होंने हंगामा किया और मुझे अस्पताल के अंदर से उठाकर मेरा नहीं हाँ मेरा और प्रभाव से घरेलू विवाद है। आए दिन मारपीट करती है, झगड़ा करती है। 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं है। अभी पिछले 2 साल से अलग रह रही थी। हमेशा ऐसा माहौल ढूंढती है कि जब सार्वजनिक रूप से बैठे हो उस बीच में आके वो हंगामा करती है और मुझे अपमानित करने की कोशिश करती है। मेरे पिताजी इसी आघात की वजह से, चूँकि हार्ट के पेशेंट हैं, वो अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं और आईसीयू में भर्ती है। वो ऑक्सीजन लगा हुआ, मैं यहाँ निवेदन करने आया उनको। और चूँकि उसके प्रभाव से उसका भाई को बार बार लेके आ जाती है। वो गुंडा प्रवृत्ति का है। घरेलू महिला है। मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको सारी फैसिलिटी दी, फिर भी वो माँ बाप के साथ में हमेशा झगड़ा करती। 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। और मैंने उसके पैसे से भी बहुत मदद करी, अपने ससुराल वालों की भी मदद करी, सबकी मदद करी है। हमारा केस काउंसलिंग प्रकरण पहले से ही चल रहा है। उस बीच में वो आके विवाद करती है। जब 2 साल से अलग रह रही है तो मैं उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ, अलग रहे। हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलने दिया जाए, हॉस्पिटल में बाधा उत्पन्न नहीं है। और चूँकि हमारे माँ बाप का घर, हम खुद वहाँ से बेदखल हो गए हैं। हम अपने ही घर से बेदखल हो गए हैं। 2-3 दिन से मैं अपने घर के अंदर ही नहीं गया हूँ। मेरी माँ को मैंने वैकल्पिक व्यवस्था करी होटल में रुकने की। मेरे पिताजी आईसीयू के अंदर एडमिट हैं और उस तरह से हमें परेशान कर जाए। हम अपने ही घर के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। शिकायत करके ले आए थे, क्या बात? कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया तो कलेक्टर महोदय ने हमें मार्गदर्शन दिया कि चूँकि आपका घरेलू प्रकरण है तो आप न्यायालय की शरण में जाइए और आप महिला थाना जाइए। तो कलेक्टर महोदय ने अब हम आगे की जैसा कलेक्टर महोदय ने हमें अनुमोदित किया है तो हम वैसा करने जा रहे हैं। आपका नाम? इंदौर के महादेव मंदिर पर हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मौत के बाद राज्य शासन, जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों में भी जागरूकता आई है। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में आज एक इंजीनियर इंदौर की बावड़ियों को बचाने की गुहार लगाते हुए कलेक्टर अलैया राजा के सामने दिखाई पड़े। गुहार लगाने वाले अनुराग अग्रवाल ने बताया कि होलकर रियासत के समय देवी अहिल्या के द्वारा जो बावड़ियां, तालाब एवं कुएं तैयार किए गए हैं उन्हें नष्ट न किया जाए, उन्हें संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाए। अनुराग अग्रवाल का कहना था कि आज के समय में कोई भी इस तरह के बावड़ी तालाब का निर्माण नहीं कर सकते जो पुराने समय में बनकर तैयार हो गए। उन्हें नष्ट ना किया जाए, उनके संरक्षण सुरक्षित किया जाए, यही शहर की संस्कृति है। समस्या तो मेरी कुछ और थी, पर चूंकि अभी एक बहुत दर्दनाक हादसा हमारे यहाँ पे हुआ है और उस हादसे में जो जाने गई वो बहुत दुखद है। पर जब हम उस क्षेत्र में रहते थे तो वो बावड़ी हमारे घरों में पानी दिया करती थी। समय के साथ कालांतर में लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसमें उसको ढक के उसके ऊपर मंदिर बना के कब्जा करके जो भी कार्य किए गए वो सारे बहुत गलत थे। परंतु मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई वाटर बॉडी या बावड़ी कभी शापित नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हज़ारों लोगों को जीवन दिया है। और दिल्ली में ऐसे कई मॉडल है जिसके अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुकी बावड़ियों को बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स की मदद से रिवाइव किया गया है और उनको सुरक्षित कर दिया गया है। जैसे उग्रसेन की बावड़ी नाम की एक जगह हुआ करती थी जिसमें सिर्फ कचरा हो गया था पूरे, वो तकरीबन 150 फीट, मैं स्वयं वहाँ गया हूँ, तकरीबन 150 फीट गहरी बावड़ी थी। पहले उसे बुरने का काम चालू किया गया था, परंतु बाद में आर्किटेक्ट्स की मदद से और इंजीनियर्स की मदद से उसे वापस खड़ा किया गया और आज वो बावड़ी वापस लोगों को पानी दे रही है। और इंदौर में ये होलकरकालीन बावड़ियाँ वापस निर्माण करना किसी के बस की बात नहीं है। हमारा ये कलेक्टर साहब को निवेदन था कि अगर किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी हो तो इस बावड़ी को हम वापस रिवाइव करें, सुरक्षित करें, ताकि वो लोगों को वापस से जल दे सके। वहाँ के कलेक्टर साहब का कहना था कि उन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट ली है और उस बावड़ी में वो क्रैक आ चुके हैं तो शायद वो अब रिवाइव ना हो सके। पर मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उसे रिवाइव किया जा सकता है। ये कहाँ की बात कर रहे हो, कौन सी किस जगह है ये बावड़ी जो आप? ये जहाँ हादसा हुआ, ये स्नेह नगर, पटेल नगर में जो अभी हादसा हुआ, मैं उसी बावड़ी की बात कर रहा हूँ। महादेव मंदिर पर हुए हादसे में रेस्क्यू करने वाले एक शख्स ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू के समय साधन संसाधनों की कमी से ये हादसा भयावह हुआ।
इसके लिए सबसे पहले अवैध निर्माणकर्ता दोषी है, उनके खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और नगर निगम की उतना ही दोषी है कि अतिक्रमण उनके द्वारा होने दिया गया। रुपेश कसेरा सिविल डिफेंस से जी जी। और सिविल डिफेंस वालों ने भी काफ़ी काम किया है, इसमें कोशिश की उन्होंने करने की, सभी को बचाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन साधन और संसाधन पूरे उपलब्ध नहीं थे। इस कारण जो भी उपलब्ध थे वो संसाधनों से उन्होंने कोशिश की कि अधिक से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सके। अब इसके लिए किसको दोषी मानते, कहाँ से संसाधन? इसके लिए दोषी तो साहब बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि जिन लोगों ने परमिशन दी बनाने की, जिन्होंने परमिशन दी बनाने की, वो इसके लिए दोषी हैं। इसके अलावा जिन्होंने इस पर निर्माण कार्य किया, अपने कुछ निजी हित के लिए उन्होंने निर्माण किया, वो इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है, इंसान के जीवन से बढ़ के। संसाधन का बोला, संसाधन तो नगर निगम उपलब्ध कराती, क्या आपको लगता है कि नगर निगम की कमी के कारण ये हादसा ज़्यादा भयावह हो गया? जो हादसा जिस समय होता है उस समय नगर निगम एट ए टाइम स्पॉट पर उपलब्ध नहीं रहती है। उस समय जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके पास जो साधन होंगे उसके हिसाब से ही वो बचाव कार्य कर पाएंगे। अब जितने साधन मिल पाए उससे जो भी संभव हुआ उतना किया। प्रॉपर साधन तो नगर निगम के फायर ब्रिगेड और दूसरी संस्था उनके पास में होते हैं, या जो बचाव कार्य करने वाले जो दल है उनके पास में बचाव के संबंधित चीज़ें होना चाहिए। उनके पास इतनी नहीं हो सकती, जिनके पास है उनको उतना उपलब्ध किया, उसका उन्होंने उपयोग किया और कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हादसा है, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और कोई भी हादसा होने के बाद में फिर प्रशासन और सभी चीज़ जागते हैं। हम भी खूब सारी बातें करते हैं कि साहब ऐसा होना वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से होना ही चाहिए कि हर व्यक्ति अवेयर हो, हर व्यक्ति को जीवन का मूल्य मालूम पड़े कि इंसान का जीवन बहुत कीमती है और उसमें कहाँ से उसमें किसी प्रकार की उसमें खतरे की या कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसको अपन सबसे पहले दूर करें। वो एक्सीडेंट की संभावना दूर करेंगे तो आगामी खतरा आएगा ही नहीं। जितने भी बोरवेल, कुएं, बावड़ी है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, सारे उपाय करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे सिंधी कॉलोनी में जो हादसा हुआ वह पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए। ये ना समर्थन मूल्य में हमारे 97 सेंटर्स है ना मतलब खुले हुए हैं। तो आपका समर्थन मूल्य में कोई भी है ना किसान अपना है ना गेहूँ है उपज है ना बेच सकता है। उनका स्लॉट बुकिंग करने की व्यवस्था भी बहुत ही है ना सरलीकरण किया हुआ है। सो MSP रेट पे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है ना हमारी पूरा जिले में खुला हुआ है। कोई भी किसान मंडी में नहीं समर्थन मूल्य में अपना है ना उपज है ना बेचना चाहता है तो समर्थन मूल्य का प्राइस है ना उपार्जन सेंटर में मिल ही रही है। उसके बाद है ना कोई और है ना मंडी में लेके आ रहा है। मंडी में ऑक्शन प्रोसेस है, उसमें व्यापारी और किसान है ना मतलब दोनों रहते हैं क्वालिटी के हिसाब से। जैसे लास्ट टाइम हुआ गया तो मतलब उसमें इवन 2900 तक भी गया। क्वालिटी का गेहूँ है उसी के हिसाब से ना मतलब उनका है ना रेट्स है ना मिलता है। तो बट फिर भी है ना मतलब हम उनकी किसानों को समस्या को लगातार है ना सुनवाई कर रहे हैं। अभी तहसीलदार SDM को भी मैंने भेजा है उनसे लगातार इंटरेक्ट करने का। तो सिंस समर्थन मूल्य का है ना सारे पॉइंट्स है ना खुला हुआ है। सो पंजीकृत कितने भी किसान हैं अपना उपज समर्थन मूल्य में हमारी प्रोक्योरमेंट सेंटर पे लेके आएंगे तो हम डेफिनेटली खरीदेंगे। रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चल रही है। काफ़ी ज़्यादा कॉलोनी से कहाँ बिल्कुल भी ना डिस्प्यूट नहीं है, वो तो है ना प्रोसेस है ना बिल्कुल चल रहा है। लेआउट बन रही है, अभी ऑलमोस्ट है ना नक्शा अप्रूव होकर लोगों को मिलने लगेगा। बट अभी तक ऐसे 47 कॉलोनीज आइडेंटिफाइड है नेक्स्ट फेज में। उसमें कहाँ है ना उस पर्टिकुलर कॉलोनी में छोटा सा गवर्नमेंट लैंड है, नजूल का लैंड है या फिर सीलिंग प्रभावित है ना लैंड है, इस प्रकार का पार्ट आ रही है। और ऐसे कॉलोनीज़ को हम वापस है ना जांच में ले रहे हैं। उन एरिया को छोड़ करके रिमेनिंग कॉलोनी को है ना पुनः लेआउट है ना बना करके रेगुलराइजेशन के कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैंने नगर निगम के कॉलोनी सेल और हमारी नजूल का ना ADM मैडम है उनका भी मैंने डायरेक्शन दे दिया है। उसका जल्दी ही है ना ऐसे लोगों को निराकरण करने की कोशिश करें। उनके अंतर्गत है ना ग्राम पंचायत ललडीपुरा है, वो देवालपुर जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत है। उसमें गांव का है ना एक ही गांव का है ना 2 बसाहट है। पिगच्ची ने एक बसाहट को योजना बना दी, एक बसाहट को है ना नहीं बनी है। उसके लेकर मैंने अभी SCN जारी की पिगच्ची को एंड उन्होंने एक योजना बना कर सैंक्शन के लिए भेजा हुआ है। उसको तत्काल हम टेकअप भी करेंगे। बट उसके बीच में भी हम लोग है ना काम कर सकते हैं। उसको रेगुलरली एवरी ट्यूसडे ना उस पर्टिकुलर पंचायत का भी ना काम को हम लोग रिव्यू करेंगे। अदरवाइज़ भी हमारी ओवरऑल जल जीवन मिशन का है ना काफ़ी कुछ काम है ना पूरा हो चुका है, उसका हैंडओवर की प्रक्रिया में आ गया। उसमें कितने भी प्रैक्टिकल व्यवहारिक इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नल का है ना कनेक्शन से ना नहीं जोड़ पाया, स्रोत है ना सूख गया है समर गर्मी आने के बाद। ऐसी समस्या को भी हम लोग है ना निराकरण कर रहे हैं। कहीं भी कोई क्वालिटी का इश्यू हो या फिर पाइपलाइन आपको है ना कितने नीचे होना चाहिए मतलब ऊपर हो गया है। सो हर पंचायत वाइज भी हम लोग है ना ले रहे हैं। उन्होंने एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए हैं। आज जनसुनवाई में भी आई थिंक 2-3 केसेस अभी तक आ चुके हैं। हम लोग एक कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं कलेक्ट्रेट में भी। वो कंट्रोल रूम नगर निगम नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र को भी है ना कोऑर्डिनेट करेगा
हमारे पास कितने भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग है ना कंपाइल करके नगर निगम के साथ है ना शेयर भी करेंगे। वैसे अभी कंबाइंड मीटिंग भी आज 6 बजे रखी है, आज का है ना प्रोग्रेस के बारे में और आगे है ना कार्रवाई के बारे में रणनीति बनाने के लिए। एंड कितने भी केसेस अभी इवन जन सुनवाई हमारे माध्यम से लोग लिख के भी दे रहे हैं, उसको भी हम सीरियसली ले रहे हैं। बहरहाल जन सुनवाई में कलेक्टर अलैया राजा सभी की समस्या सुन रहे हैं और सभी की अपने अपने स्तर पर मदद भी कर रहे हैं।